गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे भारत में लघु चित्रकला का उदय एवं विकास। जो लास्ट टॉपिक जो था हमने पढ़ा था वो था पांडुलिपि चित्रण या मैन्युस्क्रिप्ट, उसके बारे में। तो ये लेसन है वो भी उसी से संबंधित है, हमारे सिलेबस के उसी पोर्शन के लिए ही है। वो हमने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा था और ये हम जो पढ़ेंगे वो फुल सर्कल की बुक है, वहाँ से। वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में है। तो आइए हम इसको आगे शुरू करते हैं। किसी राष्ट्र की प्रगति एवं विकास का मूल्यांकन, एक सेकंड रुकिए एक बार। अब शुरू करते हैं। किसी राष्ट्र की प्रगति एवं विकास का मूल्यांकन कुछ मापकों मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जैसे वहाँ के नागरिक को मिलने वाली राजनीतिक स्वतंत्रता, उनका आर्थिक विकास का स्तर तथा प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों के विकास का स्तर आदि। कि कोई भी देश है, उसका जो भी डेवलपमेंट है या उसका विकास जो हो रहा है उसको मापने के लिए कि भाई वो कितने डेवलप्ड हैं, उसके लिए इन सब चीज़ों को देखा जाता है कि वहाँ के जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको कितनी राजनीतिक स्वतंत्रता है, कि वो देश के देश को चलाने में उसमें उनकी कितनी भागीदारी है, उनका उसको राजनेताओं को चुनने में, चुनाव में उनकी कितना हस्तक्षेप है, कितनी स्वतंत्रता उनको दी जाती है, उनका आर्थिक या कि वो जो भी उनकी जॉब है या बिजनेस है उनका स्तर क्या है, और तथा प्राकृतिक एवं मानव संसाधन कि वहाँ का जो नेचर है वो किस प्रकार का है, कि हमें सपोर्ट करता है रहने के लिए, हमारे लिए अच्छा है, या वहाँ से हमें जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं वो किस प्रकार का है। ये सारी चीज़ें ही मिलके हमारे राष्ट्र के विकास के उसका विकास का मापदंड होती है, कि इसके आधार पर हम माप सकते हैं कि देश कितना विकसित है और आगे कितना और विकसित हो सकता है। मानव संसाधनों के अंतर्गत हम वैज्ञानिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक विकास को ही शामिल करते हैं, कि ये सभी हमारे मानव संसाधन है, कि हमारा वैज्ञानिक, शैक्षणिक यानी एजुकेशन से संबंधित, और सांस्कृतिक हमारा कल्चरल जो डेवलपमेंट है वो, उन सभी को हम इसमें शामिल करते हैं। कला अथवा ललित कला एक ऐसा तत्व है, ये साइट से थोड़ा कट गया है पीडीएफ बनते वक्त, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक वर्ड या आधा वर्ड का कुछ कटा है। तो ये मैं पीडीएफ जो है फोटोज इसके भेज दूंगा, या फिर इसकी जो बुक सभी को खरीदनी है, अभी तक खरीद भी ली होगी तो उसको देख लें आप। कला अथवा ललित कला एक ऐसा तत्व है जिसकी चर्चा किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास की व्याख्या करते समय की जा सकती है। सांस्कृतिक विकास यानी कल्चरल डेवलपमेंट जो है, उसमें हम कला की बात करते हैं। भारत में सांस्कृतिक विकास के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के समय से हमें मिलते हैं। जो क्लास लास्ट ईयर 11th में जो हमने पढ़ी है सिंधु घाटी सभ्यता, तो हमारे जो कल्चरल डेवलपमेंट के जो प्रमाण है, जो साक्ष्य हैं, वो हमें सिंधु घाटी से मिलते हैं, कि वहाँ हमें किस प्रकार की आर्ट मिली है, किस प्रकार के वहाँ हम यूज़ करते थे, कैसी हमारी जीवन व्यवस्था थी वहाँ पर, कैसे नगर या शहर जो बसा रखे थे हमने, वहाँ सड़कें कैसी बना रखी थी, नाली पानी की व्यवस्था कैसी थी, वो सारा हमारा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ते हैं हम, कि हमारा कल्चरल डेवलपमेंट वहाँ से फिर कैसे हुआ है धीरे धीरे। जैसे नियोजित नगर, जल निकासी का प्रबंध, भवन निर्माण, वास्तुकला का विकास तथा धातुओं को पिघलाकर उचित आकार देने की कला, यानी कि उस समय जो स्टेचू जो बने थे धातु से, मिट्टी से, पत्थर से, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा। वो भी हमारा एक सांस्कृतिक एक पहलू था जो डेवलप होते होते, उसका विकास होते होते आज हम यहाँ तक पहुँचे। कला के कुछ प्रमाण गुफा मानव के जीवन से संबंधित है, किंतु सांस्कृतिक विकास यह हमारी आरंभिक अवस्था में दिखाई देता है। ऐतिहासिक प्रमाण हमें कलात्मक कार्यों के सतत विकास के बारे में आश्वस्त करते हैं। मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल में कला और संस्कृति तथा सल्तनत काल में वास्तुकला के विकास पर हम पहले कक्षा 11 की पुस्तक में इस पर चर्चा कर चुके हैं, कि जैसे जैसे समय बीतते गया, पहले मौर्य युग था, फिर शुंग डायनेस्टी, फिर कुषाण डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, तो इसके दौरान समय के साथ साथ आर्ट में क्या क्या डेवलपमेंट आए वो हमने पढ़े हैं। जैसे मौर्य काल में हमने पढ़ा था कि उस समय सम्राट अशोक ने जो स्तंभ बनवाए थे, उस समय पत्थर तक ही जो आर्ट थी वो सीमित थी। कुछ मेटल के बनते थे, मेटल के वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही बन रहे हैं, लेकिन इतने नहीं बन पाए थे उस समय, इतना साइज नहीं था, इतना आसान नहीं था सभी के लिए इस प्रकार का कार्य करना। उसके बाद शुंग काल में भी पढ़ा, उसमें शुंग काल में स्तूप बने हैं। कुषाण काल में फिर मूर्तियों का जो शुरू होना था वो कुषाण काल में, जिसमें भगवान बुद्ध की, विष्णु की, कृष्ण की और भगवान की इनकी
मूर्तियां बनना शुरू हुई थी। गुप्त काल जो हमने देखा था उसमें काफ़ी मंदिरों का निर्माण हुआ था, और उसके धीरे धीरे आगे जब सल्तनत काल देखते हैं तो हम सल्तनत काल यानी कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे और उसके बाद का जो समय है जो 12th सेंचुरी के बाद का, तो उस समय के जो सारे महल बने हुए हैं जो अभी भी उपलब्ध हैं, वो सारा आर्किटेक्चर डेवलपमेंट जो हम देखते हैं, ये हमने 11th की बुक में पढ़ी थी ये सारी चीज़ें क्लास में। इस पुस्तक में हम उन नवीन प्रवृत्तियों अथवा इस नए युग के उदय का वर्णन करेंगे जिनका प्रारंभ भारत में नवीन कला शैली के रूप में पश्चिम बंगाल के पाल वंश के शासनकाल में तथा गुजरात में जैन पांडुलिपियों में विकसित होकर लघु चित्रकला के नाम से अस्तित्व में आई। जैसे हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था पांडुलिपि में, वो थोड़ा टॉपिक वही है लेकिन उससे थोड़ा सा हट करके उसके अलावा कुछ और मैटर भी है इसमें, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मोस्टली हमें बात करना है लघु चित्रकला या मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। तो वो शुरू कहाँ से हुई और आगे वो उसका क्लासिफिकेशन कैसे बढ़ता गया, कैसे वो डिवाइड होती गई और कैसे उसमें चेंजेस आते गए अलग अलग जगह के अनुसार और अलग अलग समय के अनुसार। चित्रकला की यह नई शैली अपनी विशिष्ट प्रांतीय पहचान व गुणों के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गई। प्रांतीय पहचान से मतलब यहाँ है कि एक छोटे क्षेत्र से, कि अलग अलग क्षेत्र में बनी थी, अलग अलग जगह पर बनी थी, तो वो उसमें अलग अलग उसकी स्पेशलिटी थी। कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो जैन पांडुलिपि जो है, जैन मैन्युस्क्रिप्ट, वो बनी थी वेस्टर्न इंडिया जिसमें आते हैं गुजरात और राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, तो वो उसकी स्टाइल थोड़ी चेंज थी। और दूसरा हमने पढ़ा था पाल शैली या पाल स्टाइल, वो बनी थी ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर, बंगाल में, उड़ीसा में, इन जगहों पर। तो उनको बनने में जो उनकी स्टाइल थी या उनके कुछ गुण कहेंगे हम, वो थोड़े यहाँ से अलग थे, तो इसलिए ये जगह के अनुसार अलग अलग जो इनमें पहचान और इनके गुण हैं। और बाद में ये धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल गई, जिसमें फिर इसके नाम चेंज हो जाएंगे कि कहीं इसको किसी और नाम से जाना जाएगा और आगे किसी और नाम से। इसे अब विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे लघु चित्रकला की दक्कन शैली, दक्कन शैली जो दक्षिण या साउथ में है, जिसमें हम पढ़ेंगे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, जो कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जब ये कला का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो वो दक्षिण शैली के नाम से जानी जाती है। और पढ़ेंगे हम मुग़ल शैली। मुग़ल शैली मतलब कि जब मुग़लों का शासन यहाँ शुरू हुआ 15th सेंचुरी के बाद, तो उस समय जो इस आर्ट में डेवलपमेंट आया या जो चेंजेस आए, उसको हम मुग़ल शैली के नाम से जानते हैं। और एक हम पढ़ेंगे राजस्थानी शैली, कि जो राजस्थान जो क्षेत्र है जिसमें राजपूत राजाओं का राज था, तो वहाँ जब ये डेवलप हुई तो ये राजस्थानी शैली कहलाई। तो इसके बारे में हम इस नाम के अंतर्गत पढ़ेंगे कि जब इनसे जैन और पाल शैली में जब ये आर्ट थी, लघु चित्रकला थी, उसके बाद जब ये इधर डेवलप होने लगी इन क्षेत्रों में अलग अलग नामों से, तो उनमें क्या चेंजेस आए। एक हम पढ़ेंगे पहाड़ी शैली और एक मध्य भारतीय शैली। ये सारी लघु चित्रकला या मिनिएचर पेंटिंग कहेंगे इन सबको, सब वही है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब्जेक्ट के आधार पर, और जो ये जगह चेंज है या समय जो इसमें चेंजेस आ रहा है उसके आधार पर थोड़ा थोड़ा चेंजेस है इसमें। लघु का अर्थ है आकार में छोटा, कि ये जो सारे ड्राइंग्स या जरी पेंटिंग्स बनी है उनका साइज काफ़ी छोटा है, किंतु इस शैली में बने चित्रों में लाक्षणिक विवरण विस्तार विस्तार से दिए गए हैं, यानी डिटेल से। अब ये पेंटिंग्स हैं तो काफ़ी छोटे, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी इनमें जो डेप्थ है या कोई चीज़ अगर बनाई गई है तो इसको बिल्कुल बारीकी से दिखाया गया है। कपड़ा, कैनवास, ताड़पत्र तथा बाद में कागज का प्रयोग इन चित्रों को बनाने के लिए किया जाता था, जो कि प्राय पुस्तक तथा अथवा पांडुलिपियों के लिए बनाए गए थे। तो ये जो प्रारंभ में जैसे मैंने बताया था कि ये जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो ताड़पत्र यानी पाम लीफ के ऊपर बनाई गई थी, कुछ कपड़े पर भी बनाई जाती थी। और 14th सेंचुरी के बाद जब इंडिया में पेपर का विकास हुआ या पेपर इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, उसके बाद ये कागज़ पे बनाए जाने लगे। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश लोगों द्वारा भारतीय कलाओं को भारी क्षति पहुंचाई गई तथा यह भ्रम उत्पन्न किया गया कि भारतीय कलाओं में कोई विशेषता नहीं है, कि जब भी कोई राजा दूसरे पे हमला करता है या अपना शासन करता है तो वहाँ के लोगों में वो वहाँ की संस्कृति के खिलाफ एक विचारधारा बनाना शुरू करता है, ताकि वो लोग उस चीज़ को बुरा माने और हम जो करना चाहते हैं हमारी संस्कृति को वो फॉलो करने लगे। तो जो ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग थे, उन्होंने भी यही किया कि उन्होंने भारतीयों के मन में ये बढ़ने की कोशिश करी कि ये जो आपकी जो आर्ट है या आपका रहन सहन है, आपके रहने का तरीका है, या जो सारी चीज़ें हैं वो
अच्छी नहीं है हमारे बनिस्पत, जो हमारी है वो ज़्यादा अच्छी है, तो इसको फॉलो करें। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि ये आर्ट के बारे में भी कि ये जो आपकी आर्ट है ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, और उस टाइप की जो वेस्टर्न आर्ट थी वो उन्होंने यहाँ पर करानी शुरू करी है, वैसे कॉलेजेस स्टार्ट किए। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही बंगाल में एक बंगाल शैली का उदय हुआ, और आर्टिस्ट उसको फॉलो करने लगे, जो एक भारतीय शैली थी, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि बहुत जल्दी बंगाल कला शैली के भारतीय कलाकारों ने के विशिष्ट प्रयासों से एक नई कला शैली की स्थापना की, जो पश्चिमी अथवा यूरोपीय कला शैली के समक्ष थी। यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रही, जो आज भी आधुनिक अथवा समकालीन भारतीय कला शैली के नाम से जानी जाती है। इस अवधि में भारतीय कलाकारों ने विभिन्न माध्यमों, तकनीकों एवं विधियों का प्रयोग न केवल अपने विचारों व भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए किया, बल्कि सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखकर ज्वलंत मुद्दों पर भी कला चित्रों की रचना की। ये हम जो बंगाल शैली है उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारा लेसन है वो है लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग से, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आ जाइए। लघु चित्रकला ऐसे चित्र जो आकार में छोटे हो, किंतु उनमें दिखाई गई आकृतियों के विभिन्न लक्षणों को सूक्ष्मता से दर्शाएगा। सूक्ष्मता मतलब बिल्कुल डिस्क्राइब करके, बिल्कुल छोटे से छोटी चीज़ जो है उसको भी उसमें बनाया गया है, उन्हें हम लघु चित्र कह सकते हैं, उन्हें लघु चित्र कहा जाता है। भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ 10वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि 10th सेंचुरी जब खत्म होने वाली थी, तो उसके जो लास्ट के जो डेकेड्स हैं उसमें शुरू हुआ। प्रज्ञा पारमिता, ये लास्ट वाली क्लास में भी हमने बात करी थी, लास्ट जो लेसन था उसमें भी। प्रज्ञा पारमिता ये एक बौद्ध ग्रंथ है, तो इसकी पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट जो बनी हुई है। प्रज्ञा पारमिता एक ऐसी बौद्ध पांडुलिपि अथवा पहला ऐसा ज्ञात स्रोत है जिसे 999 सेंचुरी 999 ईस्वी के आसपास लघु चित्रों के रूप में ताड़पत्रों पर चित्रित किया गया। जो ये प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ जो है वो ज्ञात स्रोत, यानी कि उससे पहले भी कोई ग्रंथ होंगे, लिखे गए होंगे, बने होंगे, लेकिन हमें जो मिला है उसमें ये सबसे पुराना है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक की कला अवधि में चित्रित कुछ जैन कल्पसूत्र चित्रों के अलावा कम ही लघु चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। ये जो कल्पसूत्र है वो जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें लास्ट वाले लेसन में मैंने बताया था कि कल्पसूत्र में जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी से संबंधित, और जो भगवान महावीर हैं उन्होंने जो शिक्षाएं दी है या उन्होंने जो बताया उसके बारे में इसमें पांडुलिपि में लिखा हुआ है। फिर भी कल्पसूत्र परंपरा 15वीं सदी तक प्रभावशाली रही, कि 15th सेंचुरी तक ये पांडुलिपियां बनाई जाने लगी, ऐसी काफ़ी मात्रा में बनती रही। इन लघु धार्मिक चित्रों को उपासना हेतु लाने और ले जाने की में सुविधा रहती थी, इसलिए यात्रारत मुनियों, व्यवसायियों द्वारा उनके चित्रों को संरक्षण दिया गया। चित्रों यानी चित्रकार या आर्टिस्ट, कि ये जो चीज़ें थी इनको छोटे आकार में इसलिए बनाया जाता था कि जो जैन साधु हैं वो कहीं एक जगह नहीं रहते हैं, वो पूरे ईयर बारिश के समय को छोड़ करके बाकी वो अलग अलग जगह पे वो घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, उनके अलग अलग जो स्थान है उस हिसाब से वो अपना भ्रमण करते रहते हैं, वो एक जगह नहीं रुकते हैं। तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत थी अपनी पूजा उपासना पद्धति के लिए, ये उनमें काम आती, तो इसलिए इनका आकार छोटा होना जरूरी था, ताकि वो उनको आराम से इधर उधर ले जा सके। तो उस समय जो उनके मुनि थे या व्यवसायी थे, जैन मुनि यानी जैन साधु जो थे, उन्होंने इनको छोटे आकार में बनाने के लिए ही ज़्यादा बल दिया, और ये उसी का आगे इसका विकास होता गया और डेवलपमेंट इसमें होता गया। 1439 ईस्वी 1439 सेंचुरी का मांडू कल्पसूत्र, मांडू एक जगह का नाम है, तो ये मांडू है मध्य प्रदेश में। तो मांडू कल्पसूत्र यानी मांडू में जो बनाया गया कल्पसूत्र था वो एक जैन मुनि के लिए तैयार किया गया था, परंतु जल्दी इन्हें अन्य लोगों के लिए भी बनाया जाने लगा। तो शुरू में तो ये जो जैन धर्म से संबंधित साधु थे या जो पूजा उपासना पद्धति में ज़्यादा विश्वास करते थे या उनको ज़्यादा ज़रूरत होती, उन्हीं के लिए ये बनाए जाते थे। लेकिन बाद में जो आम लोग थे जो उसको धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जैन धर्म को, वो भी बनवा करके अपने पास इसको रखने लगे। 14th सेंचुरी 14वीं सदी में ताड़पत्रों का स्थान कागज ने ले लिया। पुराने रंगों में कुछ नए खनिज रंग और रंजक भी शामिल कर लिए गए। सख्त चिकनी सतह तथा नमी को सोखने की अद्भुत क्षमता के अलावा कागज के प्रयोग ने संपूर्ण कला जगत में क्रांति का संचार हुआ, कागज के इंट्रोड्यूस होने से। तो कागज क्या था कि ताड़पत्रों से थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता था, उसको
ड्यूरेबिलिटी भी उसकी कागज़ की थोड़ी ज़्यादा होती थी कि ताड़पत्र तो किसी भी समय या किसी भी चीज़ से वो काफ़ी जल्दी नष्ट हो सकते थे। और इसको जो पेपर जो था या कागज़ जो था इस पर काम करना, इसमें ड्राइंग बनाना भी काफ़ी आसान रहता था। इसकी सतह भी काफ़ी चिकनी रहती थी ताकि इस पर कलर फिल करना, आउटलाइन करना वगैरह काफ़ी आसान रहता था। ये उससे थोड़ा हार्ड सख्त भी था और नमी भी ये सोख लेता था कि अगर उसमें पानी भी ज़्यादा यूज़ अगर हो गया है तो भी वो पेपर ख़राब नहीं होता था, जबकि ताड़पत्र को इसमें ख़राब होने का काफ़ी रिस्क रहता था। तो इसीलिए जैसे ही पेपर जब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में तो ये इनकी जो पेंटिंग्स थी या ये पांडुलिपि थी, मैन्युस्क्रिप्ट, इनका निर्माण या इनका बनना काफ़ी बढ़ गया। भक्ति आंदोलन के उत्थान के साथ साथ देवी देवताओं के चित्रों की मांग बढ़ने लगी। इससे चित्रों का उत्पादन तो बढ़ा ही, अब चित्रकला एक लाभकारी व्यवसाय में बदल गई। भक्ति आंदोलन से मतलब ये है कि 14 या 15 सेंचुरी के आसपास जब हम देखते हैं कि जो सिख धर्म के जो पहले गुरु थे, गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी, रैदास, मीरा, ये उसी समय हुए थे ये सभी लोग। और इन्होंने एक भक्ति आंदोलन या भक्ति मूवमेंट जो कहेंगे वो चलाया था धर्म के प्रचार के लिए और लोगों को एक अच्छी राह पर या सही राह पर चलाने के लिए। और उस समय जो सल्तनत या मुस्लिम जो शासन चल रहा था तो वहाँ पर उनके अत्याचारों से और उस लोगों को बचाने के लिए या अपने धर्म में उनकी आस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो उस समय उस प्रभाव से लोग काफ़ी धर्म परिवर्तन कर रहे थे, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे में जा रहे थे। तो इस सब से बचाने के लिए एक मूवमेंट या एक आंदोलन चालू हुआ था जो भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। तो उस वजह से भी उसके भक्ति आंदोलन को आगे चलाने के लिए और उसको सफल बनाने के लिए भी जो ड्राइंग्स या इस टाइप की पेंटिंग बनाने में जो धर्म से संबंधित है काफ़ी उसमें काफ़ी मात्रा में वो बनाई गई और लोगों तक पहुंचाई गई। परिणाम स्वरूप अन्य कलाओं के विशेषज्ञ भी चित्रकला के क्षेत्र में रुचि रहने लगे। प्रतिस्पर्धा के चलते चित्रकारों को अपनी अलग पहचान बनाना जरूरी हो गया। साथ ही रंग रेखाओं में अपनी छवि, अभिरुचि एवं पसंद देखने के लिए आतुर हिंदू व मुस्लिम शासक अपने संरक्षण में अपनी अभिरुचियों के अनुसार चित्रांकन कराने लगे। कि ये उस समय के, अभी तक तो ये था कि ये धर्म से जुड़े हुए लोगों, कुछ छोटे व्यवसायियों, वहाँ तक ही इस प्रकार की ड्राइंग बनाना सीमित था। लेकिन धीरे धीरे जो हिंदू शासक या मुस्लिम जो शासक थे उस समय, उन्होंने भी इसमें रुचि लेना शुरू किया और अपने दरबार में या अपने पास ऐसे चित्रकारों को वो नौकरी देने लगे कि वो भी अपने मनपसंद के चित्र उनसे बनाने लगे। जैसे उसमें राजा खुद अपने भी ड्राइंग्स जो पोर्ट्रेट था वो बनवाता था, अपने दरबारियों के पोर्ट्रेट भी राजा बनवाता था, या फिर उससे जो अच्छे लगते थे जो सब्जेक्ट या फिर जिस कलर स्कीम जो कलर अच्छे लगते थे उस प्रकार के वो उनको इंस्ट्रक्शन दे करके और उनसे इस प्रकार की पेंटिंग्स राजाओं ने, महाराजाओं ने भी काफ़ी बनाई। परिणामतः न केवल विभिन्न कला शैलियों का विकास हुआ अपितु धार्मिक के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष कलाकृतियों का उदय हुआ। कि इससे पहले जो बन रही थी वो सारी धर्म से संबंधित आर्ट ही थी, लेकिन जब राजा महाराजा बनाने लगे तो वो धर्म से हटकर भी अपने जिसमें उनका इंटरेस्ट हो उस प्रकार के सब्जेक्ट पर भी उन्होंने काफ़ी ड्राइंग्स बनवाए। अब कला के संरक्षण का जिम्मा व्यवसायियों के हाथों से निकलकर शासकों और सामंतों के हाथों में आ गया, क्योंकि जब राजा थे वो ज़्यादा समृद्ध थे तो वो ज़्यादा पैसे दे सकते थे कलाकारों को, उनके जीवन यापन को ज़्यादा सुगम या ज़्यादा आसान बना सकते थे। तो इस वजह से कलाकारों का जो रुझान राजाओं की तरफ बढ़ा और उन्होंने राजाओं के लिए, काफ़ी सारे राजाओं के लिए, दरबारों के लिए बहुत अधिक मात्रा में ड्राइंग्स बनाए या इस प्रकार की पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट का उस समय निर्माण हुआ। लघु चित्रों का एक बड़ा हिस्सा व्यक्ति चित्रों यानी पोर्ट्रेट्स के रूप में संरक्षित है। व्यक्ति चित्रों को सबसे पहले अकबर ने प्रोत्साहित किया, परंतु ऐसा चित्रांकन केवल शाही लोगों तथा दरबारियों तक सीमित था। कि जो राजा था वो अपने खुद के या अपने परिवार की, और जो उसके दरबार में जो मंत्री थे उन्हीं के वो ड्राइंग्स बनवाता था। और जैसे लास्ट वाले लेसन में मैंने बताया था कि ये बनवा करके एक दूसरे को गिफ्ट भी दिए जाते थे। जब एक राजा किसी दूसरे राजा के पास जाता था या अपना कोई मैसेज भेजता था या आदान प्रदान आना जाना होता था तो वो गिफ्ट के रूप में इस प्रकार के ड्राइंग्स, पेंटिंग्स या ये जो मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपियाँ थी वो एक दूसरे को दी जाती थी। ऊपर से नारी चित्रण यानी फीमेल की ड्राइंग से बनाना, उसमें केवल व्यावसायिक नृत्यों को छोड़कर अनुमति नहीं थी। यानी कि और किन्हीं फीमेल्स के ड्राइंग नहीं बनाए जाते थे, ओनली जो प्रोफेशनल डांसर्स उस समय जो होती थी राज दरबार में राजाओं के यहाँ, सिर्फ उन्हीं के ड्राइंग से उन्हीं की पेंटिंग्स बनाने की अनुमति थी। मलिका नूरजहाँ के चित्र के साथ जहांगीर ने स्त्री चित्रों को प्रोत्साहित किया। कि ये शुरू में जो जहांगीर था अकबर का पुत्र, जब उसका शासन आया तो उसने सबसे पहले नूरजहाँ के चित्र बनाए। यहाँ से धीरे धीरे परंपरा शुरू हुई कि इन डांसर्स के अलावा दूसरे जो फीमेल्स हैं उनके भी ड्राइंग्स बनाए जाने चाहिए।
शासकों और उनके प्रियजनों के चित्रण के साथ ही पारिवारिक संकलन यानी कि एल्बम भी अस्तित्व में आए, कि पहले वो ड्राइंग्स बनाते थे, बाद में जो पोर्ट्रेट बनने लगे वो उनको एक साथ एक एल्बम के रूप में बना करके उसको रखने लगे। भारत की विभिन्न चित्र शैलियाँ, ये सारी लघु चित्र शैलियाँ ही हैं जो हम पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो दो की बात कर रहे हैं, पाल शैली और जैन शैली। आरंभिक लघु चित्र पाल व जैन शैलियों में रखे जाते हैं, कि इनका क्लासिफिकेशन सिर्फ दो हिस्सों में बांटा गया है, इनको दो पार्ट किए गए हैं, पाल शैली और जैन शैली, जिसमें मैंने बताया कि मेन डिफरेंस क्या है, एक तो वो दोनों अलग अलग धर्म से संबंधित है और एक दोनों अलग अलग जगह पर इनका ओरिजिन है और अलग अलग जगह पर इनका डेवलपमेंट हुआ है। जबकि बाद के चित्रों को मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्षिणी तथा मध्य भारतीय शैलियों में रखा जाता है, कि स्टार्टिंग में तो ये दो ही थी और बाद में जैसे जैसे समय बीतते गया और ये अलग अलग जगह ये इनका विस्तार होता गया, अलग अलग राजा इनको अपनाने लगे और ड्राइंग्स जो हैं वो अपने बनवाने लगे, तो ये जगह के और समय के हिसाब से इनके नाम में परिवर्तन आया, कि जब मुगल राजा इनको बनवाने लगे और उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई वो मुगल शैली या मुगल आर्ट कही जाती है। राजस्थान में जो राजपूत राजाओं ने जो पेंटिंग्स या ड्राइंग्स बनवाई उन्हें हम राजस्थानी आर्ट के उसमें पढ़ेंगे टॉपिक में। जो पहाड़ी राज्य जो हैं हिमाचल, उत्तराखंड के और जम्मू कश्मीर के जो राज्य हैं, वहाँ के राजाओं ने जो पेंटिंग्स बनवाई उन्हें हम पहाड़ी पेंटिंग या पहाड़ी शैली के अंतर्गत पढ़ेंगे। दक्षिणी यानी दक्षिण के जो राजा थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, वहाँ जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने जो पेंटिंग्स जो बनवाई वो दक्षिणी शैली के नाम से हैं, वहाँ हम पढ़ेंगे। और मध्य भारतीय यानी मध्य भारत में जो शैलियाँ जो पनपी या वहाँ जो ड्राइंग बने वहाँ हम इस नाम के अंतर्गत उसको रखी जाएगी और इसमें हम उनको पढ़ेंगे। इन मुख्य शैलियों की उपशैलियाँ भी है, कि जैसे राजस्थानी शैली है तो राजस्थानी एक पूरे राजस्थान की एक शैली हो गई, उसके अंदर जो अलग अलग जो राज्य थे, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, इन सभी को भी अलग अलग शैलियाँ विकसित हुई, उसके बारे में भी हम इसमें आगे जो लेसन है उसमें पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम पाल चित्र शैली। भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर आधारित 8वीं से 11वीं सदी के बीच बंगाल व उसके आसपास के क्षेत्र में बने बौद्ध चित्रों की शैली कथात्मक है। कथात्मक यानी स्टोरी टाइप की, कि वहाँ के जो ड्राइंग्स बने हुए हैं पाल शैली में वो एक स्टोरी के हिसाब से है, कि एक स्टोरी को एक ड्राइंग में, एक पेंटिंग में बनाया गया है। ये चित्र पाल वंश के राजाओं के संरक्षण में बनाए गए थे, इसलिए इन्हें पाल शैली के चित्र कहा जाता है। इसको पाल शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस को जो बनवाया था, इसके संरक्षक थे वो पाल डायनेस्टी थी और पाल डायनेस्टी के जो राजा थे, इसी वजह से इनको पाल शैली कहा जाता है। बाकी इसमें जो ड्राइंग बने हुए हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित बने गए हैं। ये ड्राइंग्स हैं वो पिछले लेसन में हमने देखे थे, ताड़पत्रिया पे जो बने हुए पांडुलिपि ये मैन्युस्क्रिप्ट हैं, ये सेम वही हैं जो लास्ट लेसन में हमने पढ़े थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं जैन शैली। जैन शैली के चित्र कल्पसूत्र के चित्रित पन्नों में प्राय तीर्थंकर, महावीर, पार्श्वनाथ व नेमिनाथ का चित्रण हुआ है। ये जैन धर्म के जो गुरु हैं वो तीनों हैं। ये भी एक कथात्मक है। तो जैन शैली के चित्र बने हैं वो भी स्टोरी वाइज हैं। जैसे ये चित्र आप देख पा रहे हैं, ये हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था, कि जब भगवान महावीर का बर्थ होने वाला था उससे पहले उनकी माँ को स्वप्न आता है, ये उसकी स्टोरी के बारे में है कि उन्हें सपने में क्या क्या दिखता है, वो सारी चीज़ें, एलिफेंट वगैरह जो भी है वो हमने लास्ट टाइम में बात करी थी। तो इसी प्रकार से जो सारे ड्राइंग्स बने हुए हैं वो एक स्टोरी टाइप में कथात्मक हैं, जो ताड़पत्र व कपड़ा दोनों पर बने हैं। सोने की भरमार, चटक रंग, रेखाओं का तीखा घुमाव, लयबद्ध व ओझपन जैन चित्रों को जीवंतता प्रदान करते हैं। छोटे कद के स्त्री पुरुष, कोणाकार चेहरों के बाहर झांकती आंखें और तीखी नाक व बेशकीमती वस्त्र अन्य चित्रों की विशेषताएं हैं। ये सारी जो विशेषताएं हैं वो जैन शैली की हैं। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जैन शैली में जो गोल्डन कलर का यूज़ किया गया है, जो ओरिजिनल गोल्ड था उसको कलर के रूप में बना करके और उसका इन चित्रों में यूज़ किया गया है। और ये जो ड्राइंग्स जो हैं वो जैन शैली के हमने लास्ट वाले लेसन में भी हमने देख ही लिए थे। अब कुछ क्वेश्चन है उसकी हम बात कर लेते हैं कि प्रज्ञापारमिता क्या है, कला के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। जैसे हमने बात करी थी प्रज्ञापारमिता, वो फर्स्ट ग्रंथ है जो हमें प्राप्त है, कि सबसे पुराना ग्रंथ अभी हमारे पास प्रज्ञापारमिता है जो 999 सेंचुरी का बना हुआ है। और इसका योगदान क्या है कि ये उस धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये जो उस समय का काफ़ी पुराना बना हुआ है और उसके डेवलपमेंट में या उसका जो भी योगदान है आर्ट में उसके बारे में इसमें हमें लिखना है। नेक्स्ट है कल्पसूत्र, किससे संबंधित है, कला के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। तो
कल्पसूत्र जो है मैंने बताया था कि ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर या 24 जो गुरु हैं उनकी जीवनी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। भगवान महावीर की शिक्षाओं के या उनकी जो एजुकेशन थी उसके बारे में इसका लिखा हुआ है। और कला के क्षेत्र में उसका क्या योगदान है कि ये जो उनके धर्म प्रचार के लिए कल्पसूत्र की काफ़ी प्रतियां बनाई गई और काफ़ी जगह ये अवेलेबल हुई है। अलग अलग जगह के नाम से अलग अलग जाना जाता है इसको। जैसे मांडू में बनी है तो मांडू कल्पसूत्र, अगर मेवाड़ में बनी है तो मेवाड़ कल्पसूत्र। इस प्रकार से अलग अलग ये काफ़ी जगह बनी है। तो इसके जो योगदान रहा है आर्ट के क्षेत्र में उसको हमें लिखना है। थर्ड है कागज़ की उत्पत्ति कब हुई। चित्रकला के क्षेत्र में कागज़ की भूमिका पर टिप्पणी लिखी है। कागज़ की उत्पत्ति तो वैसे 105 ईस्वी में चीन में हुई थी, लेकिन जो इंडिया में जो इंट्रोड्यूस हुआ है ये 14th सेंचुरी में हुआ है। और वो कागज़ के बनने के बाद या इंट्रोड्यूस होने के बाद आर्ट में क्या डेवलपमेंट हुए, ये कितना आर्ट को करना है बनाना कितना आसान हो गया, उसके बारे में इसमें थर्ड क्वेश्चन में लिखना है। फोर्थ है कला शैलियों का विकास कैसे संभव हुआ। लघु चित्रों की मुख्य शैलियों व उनकी उपशैलियों का वर्णन कीजिए। जो सारा हमने पढ़ा था कि इनका आर्ट जो है स्टाइल है उनका डेवलपमेंट कैसे संभव हुआ, कि क्या क्या इनको सुटेबल जो एनवायरनमेंट मिलता गया और उस वजह से ये डेवलपमेंट इनका होता गया। जैन शैली का, पाल शैली का, इनको धर्म का प्रचार करना था और उस समय जब आक्रमणकारी थे या फिर जो धर्म परिवर्तन का चल रहा था तो उस समय अपने धर्म को बचाने के लिए और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो इनको एक पिक्टोरियल जो था इलस्ट्रेशन जिसमें रिटर्न भी लिखा हो और ड्राइंग भी हो, इस प्रकार के उस चीज़ की ज़रूरत थी ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों और उसको पढ़ें और अपने धर्म के बारे में जानें। तो उस समय आर्ट ने इनका काफ़ी सहयोग रहा इस काम में, ये काफ़ी योगदान रहा। तो ये सारे जो हैं इसमें विकास में जो संभव चीज़ें हैं ये लिखना है और इसके बारे में इनकी शैलियों और उपशैलियों का वर्णन करना है। पाल चित्रशैली व जैन चित्रशैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। बड़े बड़े जो मैंने बताया काफ़ी बार बताया कि दो अंतर की, एक तो जगह का है कि दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, फिर दोनों जिस धर्म से संबंधित हैं वो अलग अलग है, फिर इनको बनाने में थोड़े अलग है। जैसे हमने पढ़ा था जैन शैली में कि उसमें गोल्ड कलर का भी यूज़ करते हैं, उनमें जो आईज नोज वगैरह जो बने हुए हैं वो काफ़ी थिक हैं, जबकि जो पाल शैली है उसमें गोल्ड का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है और इसमें जो आर्ट स्टाइल हैं थोड़ी अलग हैं। तो ये दोनों बता करके इसमें लिखना है। सिक्स्थ है भारत में चित्रकला का प्रारंभ कैसे हुआ, आरंभिक चित्र कहाँ बनाए गए हैं। ये भी वो सेम वही चीज़ है जो हमने पांडुलिपि चित्रण या मैन्युस्क्रिप्ट आर्ट में पढ़ी थी कि शुरू वहाँ से हुआ है और उनमें ये चित्र कहाँ पाए गए हैं, वही ये ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया हैं वहाँ पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला के कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये हमने लास्ट जो क्लास थी हमारे 11th में जो पढ़ा था हमने कि सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे मिट्टी के बर्तनों पर जो ड्राइंग्स की गई थी उसके बारे में हमें इसमें बताना है कि जो मिट्टी के बर्तन वो यूज़ करते थे उसमें छोटे जैसे अगर बड़ा मटका टाइप बताएं या फिर छोटे पानी पीने के सुराही टाइप के बर्तन जिसमें ऊपर ड्राइंग बनाए गए थे, एक मिट्टी का एक मटके का टुकड़ा मिला है जिसमें नाव की ड्राइंग्स वगैरह बनाई गई हैं, वो सारी चीज़ें पुरानी बुक से आपको देखनी पड़ेगी। तो ये 7th क्वेश्चन है, इसको इस सैटरडे तक ये कंप्लीट करना है और बाद में इसकी नोटबुक जमा करनी है। और जैसे मैंने बताया था कि जैसे जैसे लेसन ख़त्म होगा वैसे उसका टेस्ट भी होगा और हर 15 डे में एक टेस्ट होगा और उसके जो नंबर हैं वो आपके लास्ट में फाइनल में जुड़ेंगे और एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो उसी के आधार पर नंबर दिए जाएंगे या आपको पास किया जाएगा। तो अभी कल या परसों में मैं आपको एक टेस्ट भेजूँगा, वो सबको टेस्ट करके पिन पेज पे और वो स्कूल में सबमिट करना है और उससे पहले इसकी कॉपी बना करके और ये होमवर्क कंप्लीट करना है। इससे पहले वाला जो था वो पहले वाले लेसन में 2 क्वेश्चन थे जिसमें एक में तो 5 पेज का एक आपको इसी टाइप का मैन्युस्क्रिप्ट बनाना है या जिसको मतलब कॉमिक बुक टाइप का है कि कोई सा भी अपना हिंदी या इंग्लिश की लैंग्वेज की बुक में से कोई सा भी एक लेसन या उसका एक पार्ट ले करके उसको उसके जो लेसन आप लेंगे और उसके अंदर जो लिखा गया है जो स्टोरी है उसके आधार पर आपको 5 ड्राइंग्स बनानी है और ये पूरे 5 पेज का मैटर है जिसमें लिखना भी है और जिस जगह ड्राइंग जो बननी चाहिए जो सब्जेक्ट के हिसाब से होगी उस प्रकार का बना करके आपको देना है। तो ये जल्दी से करें और इसका होमवर्क जल्दी कंप्लीट करें और इसका टेस्ट में जो है आपको जल्दी भेजता हूँ। ओके, थैंक यू।